তো হ্যালো গাইস, আমরা আজ দিল্লির এই হোটেল থেকে বেরিয়ে যাব। আমরা দুদিন এই হোটেলটায় স্টে করেছিলাম। আজ আমরা দিল্লি থেকে 200 কিলোমিটার দূরে অন্য একটা স্পটে যাব। আজকের এই ব্লগে অনেক না জানা ঐতিহাসিক তথ্য তোমাদের সামনে তুলে ধরবো, আর তোমরা ব্লগটা কন্টিনিউ দেখতে থাকো এবং ভিডিওতে যে ক্লিপটা ভালো লাগবে আমাদের কমেন্ট করে জানাবে। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো, অনেক অনেক শেয়ার করো, এবং যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন আছো, ভিডিও দেখছো, তারা সাবস্ক্রাইব করে দিও যাতে পরের নেক্সট ব্লগের নোটিফিকেশানগুলো তোমাদের কাছে চলে যেতে পারে। তো তোমরা ব্লগটা দেখতে থাকো। আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি, এখন অন্য জায়গায় যাবো, তোমাদের সেখানে গিয়ে দেখাবো। তো চলো বন্ধুরা, ভিডিওটা স্টার্ট করা যাক। তো বন্ধুরা, আজকে এখনও বৃষ্টি হচ্ছে। দিল্লি থেকে আমরা 200 কিলোমিটার দূরে চলে এসেছি, তাও এখানে বৃষ্টি হচ্ছে। এখানেও কোথায় এসেছি সেটা দেখাচ্ছি তোমাদেরকে, দেখে মন ভরে যাবে, চোখ জুড়িয়ে যাবে। দেখো জিনিসটা দেখো। সামনে না পিছনে, এখানে দাঁড়াও। ও গল্প করবে, গল্পটা শোনো। টাকাটা কি এমনি নেবে? গল্প করবে। सबसे पहले ताजमहल में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज इलियास, यू कॉल मी राज ऑल्सो एज योर टूर गाइड। अभी देखो दादा, जिस जगह पे हम खड़ा है उसको बोलते हैं फोर कोर्ट एरिया। फोर कोर्ट एरिया इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर 4 गार्डन है। 2 गार्डन आपके पीछे है और 2 गार्डन बिल्कुल ठीक आपके सामने है। 4 गार्डन और 4 ही ताजमहल के अंदर जाने के लिए गेट है। पहला गेट अभी जहाँ से हमने एंट्री किया है उसको बोलते हैं वेस्टर्न गेट, यानी कि लोकल गेट। जितना भी लोकल टूरिस्ट आता है वो इसी गेट से आता है जहाँ से हमने एंट्री किया है। ये गेट शाहजहां ने उस समय अपनी फर्स्ट वाइफ, जिसका नाम था फतेहपुरी बेगम, उसकी याद में बनाया था। अच्छा, सबसे पीछे देखिए, ये लाल कलर का डोम दिख रहा है ये वाला। इसके पीछे देखिए व्हाइट कलर का डोम है एक और। हाँ दिख रहा है। उसमें फतेहपुरी बेगम का कबर है, यानी कि उनकी पहली बीवी का। दूसरा गेट देखेंगे, वहां से भी एंट्री हो रहा है। देखो एक और गेट है, अच्छा बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, उसको ईस्टर्न गेट यानी कि वीआईपी गेट बोलते हैं। जितना भी वीआईपी लोग आता है वो इसी गेट से आता है। अच्छा। इस गेट से इसलिए आता है क्योंकि इसका लिंक यमुना एक्सप्रेसवे और लखनऊ एक्सप्रेसवे से है। ये वाला गेट शाहजहां ने अपनी दूसरी वाइफ, जिसका नाम था सर हिंदी बेगम, उसकी याद में बनाया था, दूसरी बीवी की याद में। वो छोटी सी चोटी देख रहे हो सबसे दूर, जो सफेद व्हाइट कलर की है, एक छोटी है वो। हाँ छोटा सा छोटी है, उसी के अंदर उनकी दूसरी बीबी का कबर है। तीसरा गेट आपके पीछे है, ये देखो। अच्छा, ये इसको साउथ गेट बोलते हैं, यानी कि दक्षिण दरवाजा। दक्षिण दरवाजा यानी कि पहले इसको लेबर कॉलोनी गेट बोलते थे। लेबर कॉलोनी गेट यानी कि जो 20,000 मजदूर थे जिनने ताजमहल को बनाया था, इसी गेट से एंट्री करते थे और इसी गेट से ही एग्जिट करते थे। और आज भी उन लेबर्स का 17 जनरेशन अभी भी गेट के पीछे रहता है। चौथा और लास्ट गेट देखेंगे, ये है रॉयल गेट, यानी कि शाही दरवाजा। इसका बॉटम टू टॉप जो हाइट है वो है 105 फीट, अबाउट 35 मीटर। ये 35 मीटर का है। इसका ब्यूटी क्या है, बिल्कुल सेंटर बॉर्डर में देखिए कुछ ब्लैक लेटर्स में लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको। लग रहा है जैसे उर्दू लैंग्वेज है ना? ये उर्दू लैंग्वेज नहीं है, ये पूरा अरेबिक लैंग्वेज है। अरबी है। क्योंकि जो होली बुक कुरान है वो पूरा अरबी में लिखा हुआ है। कुरान से एक आयत, जिसे बोलते हैं मंत्र, एक आयत लिया हुआ है। इस आयत का नाम है सूरे अल फजर, मतलब मॉर्निंग प्रेयर। देखने में आपको ऐसा लगेगा जैसे देखिए ब्लैक पेंट से पेंटिंग किया गया है, राइट? ये ब्लैक पेंटिंग नहीं है, ये सब जेम्स स्टोन है। ये वही है जो हम अंगूठी में पहनते हैं, वो जेम्स स्टोन है। ये जो ब्लैक वाला आप देख रहे हैं, इसको बोलता है ब्लैक ऑनिक्स, यानी कि कसौटी पाथर, जिसे सोना चाचा जाता है ना? ये वही पत्थर है। ये पूरा पाथर उस समय बेल्जियम से मंगाया गया था। व्हाइट वाला है उसको कटिंग किया है, ब्लैक वाले को शेप बनाया है, फिर फिक्स किया है अंदर। गेट के चारों तरफ देखो लाल कलर के फूल हैं, हरी कलर की पत्तियां हैं, देख रहे हैं? ये भी रियल जेम्स स्टोन है, ये भी पेंटिंग नहीं है। ये जो रेड वाला है इसको बोलते हैं कॉर्लोनियन, यानी कि रूबी रेड पत्थर। ये वही है राशि रत्न जो अंगूठी में हम लोग पहनते हैं। ये लाल वाला पत्थर उस समय यमन से मंगाया था। यमन से। ये जो ग्रीन वाला देख रहे हैं, ये पत्तियां बनी है, इसको बोलता है मेलाकाइट। ये साउथ अफ्रीका का पत्थर है। और एक और चीज देखिए, सबसे ऊपर देखो वो जो डोम दिख रहे हैं छोटे छोटे, 11 डोम फ्रंट साइड में है और 11 ही इसके पीछे हैं। 11 + 11 22 इसलिए है क्योंकि ताजमहल बनकर ही कंप्लीट 22 साल में हुआ था।
उस समय कंप्यूटर और कैलकुलेटर होता ही नहीं था। 1 साल जैसे ही कंप्लीट होता था, एक डोम बना के जमीन पर रखते थे। जब पूरा ताजमहल कंप्लीट हो गया, तब जो ऊपर 22 डोम लगाए गए, 11 यहाँ फ्रंट साइड में और 11 बैक साइड पे। अपने चारों तरफ देखिए छोटे छोटे रूम्स दिखाई दे रहे हैं। टोटल 210 कमरे हैं। मुगल टाइम में जो वर्कर थे, लेडीज एंड ओल्ड मैन, जो लोग ऊपर नहीं जाते थे, वो सभी लोग यहाँ स्टे करते थे। पर इंडियन गवर्नमेंट टाइम यहीं पर लगता था मीना बाजार, नाम सुना होगा। मीना बाजार को 1993 में गवर्नमेंट ने आउटसाइड शिफ्ट कर दिया। रीजन, क्योंकि 1993 में मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए, इसीलिए अभी सारा मीना बाजार आउटसाइड है। पहले सबसे पहले ताजमहल देखेंगे, उसके बाद दिखाऊंगा मैं आपको मीना बाजार क्या होता है। ये जो लिखा हुआ है हाँ, ये अरबिक लैंग्वेज है पूरा। ये अरबिक है। अरबिक है। सूरे अल फजर, ये कुरान की एक आयत है। ये फोटोग्राफर है दादा, प्रोफेशनल फोटोग्राफर है। ये डेमो है इनका। जो फोटो में खास बात ये है, फोटो में भीड़ नहीं आता है, क्राउडलेस फोटो लेता है और इन लोगों को एंगल्स, स्पॉट वगैरह पता होता है। ये डेमो है, साइज इतना बड़ा बना कर देंगे। जाते में खींचेंगे, खींचने के बाद जब वापस आएंगे, पहले फोटो लेना है, बाद में इनको पैसा देना है। एक फोटो का कीमत कितना भैया? 60 रुपीज का है, 60 रुपए का। जिसको फोटो चाहिए तो ये खींच देंगे, जिसको चाहिए बता दो, नहीं चाहिए तो बता दो। ठीक है भाई, चलो। लेना है फोटो? नहीं, अभी जाते में खींचेंगे, वापस आएंगे, इनको बनाने के लिए टाइम चाहिए ना दीदी। जब तक हम 1 घंटा ताजमहल घूमेंगे, वापस आएंगे, ये फोटो रेडी करके देंगे। तो ये फोटो क्या ताजमहल के सामने खींच? কলকাগুলো শুধু দেয় কত সুন্দর করে পাথর দিয়ে, গ্রেনাইট পাথর। এই যে অরিজিনালটা এবার দেখাচ্ছি। ওটাই তো নেই, ওটাই তো সামনে ও প্রাণ জুড়িয়ে যাবে। সরি, আসো আসো আসো, দেখে আসো। উফ, তাজমহল ছাড়া অন্য কিছু দেখাতেই পাচ্ছি না আমি তো ছবিতে যাবো, অন্যদিকে চোখ ঘুরাতে পারছি না তাজমহল ছাড়া। ওহ, লাগছে রে। ये वाला जो ताजमहल आप देख रहे हैं, जो वाइट बिल्डिंग है, शाहजहां ने ये ताजमहल अपनी बीबी मुमताज महल, जो तीसरी वाइफ थी, उसकी याद में उसके मरने के बाद बनाया था। सभी लोग जानते हैं तीसरी बीवी। लेकिन ये ताजमहल केवल तीसरी बीवी के लिए ही क्यों बना? इसका 2 रीजन है। पहला रीजन, शाहजहां का जितना भी शादी हुआ था वो सब पॉलिटिकली मैरिज था, राजनीतिक शादियां थी, क्योंकि बादशाह उस समय अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाने के लिए कई पॉलिटिकली मैरिज किया करते थे। लेकिन मुमताज से लव मैरिज था। जब मुमताज और शाहजहां का शादी हुआ, मुमताज का एज था 19 साल और शाहजहां का एज था 20 ईयर्स। शाहजहां की उम्र थी 20 साल। राइट। दूसरा रीजन, किसी भी वाइफ से शाहजहां का कोई भी बच्चा नहीं था, बट मुमताज से टोटल 14 बच्चे थे। और 14वें बच्चे की डिलीवरी के समय ही मुमताज की डेथ हुई थी। देखिए, मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद आप मुझसे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। ओके। 14वें बच्चे की डिलीवरी के समय ही मुमताज की डेथ हुई थी।
14 बच्चों का मतलब ये नहीं था कि 14 के 14 बच्चों ने जन्म लिया था। मुमताज के कई सारे मिसक्राइसिस भी हुए और उनके मिसक्राइसिस होने की वजह भी कुछ शाहजहां थे, क्योंकि शाहजहां जहां भी जाते थे अपनी वाइफ मुमताज को हमेशा अपने साथ ले जाते थे। इसलिए ज्यादा ट्रेवल करने की वजह से उनके 8 मिसक्राइसिस हुए, केवल 6 बच्चों ने ही जन्म लिया। 6 में से उनके 4 बेटे थे और 2 बेटियां थी। 4 बेटों में सबसे बड़े बेटे का नाम था दारा शिको, दूसरे बेटे का नाम था शाह शुजा, तीसरे बेटे का नाम था औरंगजेब और चौथे बेटे का नाम था मुराद बख्श। 2 बेटियां थी, एक का नाम था जहानारा और दूसरी का नाम था रोशनारा। अब शाहजहां मुमताज को ट्रेवल क्यों कराते थे? क्योंकि ये जो मुमताज थी ये बहुत ब्यूटीफुल तो थी ही, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट भी थी। रामायण होती है ना हम लोगों में, रामायण का पर्शियन में ट्रांसलेट यानी कि फारसी में ट्रांसलेट मुमताज महल ने ही किया था। ये इतनी इंटेलिजेंट थी, इसीलिए जहां भी जंग होती थी, जहां भी युद्ध होता था, तो शाहजहां को ये युद्ध में एडवाइस दिया करती थी। इसीलिए इनको हमेशा अपने साथ रखते थे और इसीलिए इनको ज्यादा ट्रेवल्स करना पड़ा, क्योंकि पहले ट्रेवल करने के इतने अच्छे साधन नहीं थे जैसे अभी बस, ट्रेन, हवाई जहाज है। पहले तो किससे होता था? डोली से होता था, बैलगाड़ी से होता था, रथ से होता था, लेकिन अभी तो बहुत अच्छा साधन है, राइट। और मुमताज का जो डेथ हुआ वो यहाँ नहीं हुआ था आगरा में। मुमताज का जो डेथ हुआ वो यहाँ नहीं हुआ था। मुमताज का डेथ बुरहानपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। बुरहानपुर मध्य प्रदेश मुमताज कैसे पहुंची? उस समय लोधी यानी कि राजपूतों ने शाहजहां के विरुद्ध एक युद्ध छेड़ रखा था, एक युद्ध यानी कि एक बैटल कर रखा था। उस युद्ध को दबाने के लिए शाहजहां ने अपनी ब्यूटीफुल वाइफ मुमताज को साथ में लिया और वहां पर एक नदी बहती है, ताप्ती नदी। जैसे यहाँ यमुना नदी है, वहां पर नदी है ताप्ती नदी, और ताप्ती नदी के किनारे एक महल है। दोनों जाकर के रहने लगे वहां। शी वॉज ऑलरेडी प्रेग्नेंट, वो पहले से ही प्रेग्नेंट थी, इसीलिए उनको प्रसव पीड़ा हुई। जब प्रसव पीड़ा हुई तो उस दौरान उनकी केयर करने के लिए वहां पर कोई भी हकीम मौजूद नहीं था, क्योंकि सभी लोग युद्ध में लगे हुए थे। इसीलिए उनकी पूरी बॉडी इंजर्ड हो गई और इंजर्ड होने की वजह से मुमताज की डेथ हुई। बट मुमताज ने मरने से पहले शाहजहां से 2 प्रॉमिस कराया था। पहला प्रॉमिस, मेरे जितने भी बच्चे हैं उनकी आप केयर करोगे, एक पिता की तरह, एक राजा की तरह नहीं। दूसरा प्रॉमिस, मेरे मरने के बाद मेरे डेड बॉडी को ऐसी जगह वरिट किया जाए जिसको देख करके लोग हमारे प्यार को हमेशा के लिए जाने। मुमताज की डेथ 17 जून 1631, 17 जून 1631 में बुरहानपुर में ही हुआ था। इसीलिए 6 मंथ के लिए उनके डेड बॉडी को अकॉर्डिंग टू इजिप्ट टेक्नोलॉजी वहीं पर ही टेम्परेरी वेस वरिट किया गया। फिर उसके 6 महीने के बाद वहां से डेड बॉडी को लेकर के आए। ये जो ताजमहल है, ताजमहल के 30 फीट नीचे पहले उनका कबर बनाया और कबर बनाने के ऊपर ये ताजमहल पूरा बनाना स्टार्ट किया। इसलिए ताजमहल जो बनना स्टार्ट हुआ वो मुमताज महल के मरने के बाद 1631 में ये बनना स्टार्ट हुआ। ये जो गार्डन देख रहे हैं, टोटल गार्डन देख रहे हैं, टोटल 16 गार्डन है। 16 गार्डन क्यों है? क्योंकि ये 1631 में बनना स्टार्ट हुआ। पहले गार्डन नहीं होते थे। और जितना भी आपने, ये क्या है, कब्रिस्तान की तरह है। कब्रिस्तान में कोई गार्डन और बाग तो होता नहीं है, लेकिन शाहजहां ने ये गार्डन और बाग क्यों बनवाया? इसका रीजन है क्योंकि शाहजहां ने इस ताजमहल को ऐसा बनवाया जैसे ये धरती पे जन्नत है, स्वर्ग है, और जन्नत में ये बाग होते हैं और 4-4 करके बाग होते हैं। इसलिए 4-4 एक पार्ट में केवल 4 बाग है, यहाँ से लेके वहां तक ये 4 बाग हैं और 4 बाग ये हैं, 8 बाग। और ऐसे ही 8 बिल्कुल इसके अपोजिट साइड में है, 8 और 8 16, क्योंकि 1631 में ये बनना स्टार्ट हुआ था। ताजमहल के सबसे ऊपर वाली चोटी देखी थी आपने दूर से, जो बड़ा सा चोटी लगा हुआ है ब्रास का, कितना हाइट होगा उसका? 31 फीट का है, केवल छोटा सा 31 फीट का। क्यों? क्योंकि 1631 में इसका निर्माण स्टार्ट हुआ था। 31 फीट का क्यों बनाया? ये भी एक लॉजिकल सिंबल है। और ये जितना भी आप चोटी देख रहे थे, गेस्ट हाउस के ऊपर, ताजमहल के ऊपर, मीनार के ऊपर, अभी आगे से देखने को मिलेगा आपको, वो सारा चोटी सोने का था। पहले अंग्रेज लोग आए इंडिया में, टेक द गोल्ड वन एंड टेक आउट द गोल्ड वन एंड टेक इन द ब्रास वन देयर। सोने को निकाला और पीतल को लगा दिया। जो सिंहासन वगैरह भी तो लेके चले, वो यहाँ नहीं था, वो आगरा, वो दिल्ली फोर्ट में था, मयूर सिंहासन जो था, तख्ते ताऊद जिसे बोलते थे। अपना ये कोहिनूर हीरा पंजाब में था, वो ले गया। सोने का था, अभी सब तांबे का। जो मेन वाली चोटी है ना, जो मेन वाली चोटी है ना, जिसका ऊंचाई 31 फीट है, उसका वेट 107 kg प्योर गोल्ड था उस समय। अभी पूरा पीतल है।
ताजमहल का टोटल हाइट बॉटम टू टॉप तक 243 फीट, अबाउट 73 मीटर है। 73 मीटर का है पूरा ताजमहल। और ये ताजमहल कुतुब मीनार से भी ज्यादा बड़ा है। हाँ, कुतुब मीनार का जो लंबाई है वो 72.5 मीटर है, ताजमहल का लंबाई 73 मीटर है। लेकिन कुतुब मीनार को आप देखेंगे ना, ऐसा सर पूरा ऊपर करके देखना पड़ेगा, राइट। ताजमहल को कहीं से भी आप देखना, बिल्कुल आपके आई लेवल पर ही आएगा। एक्चुअली वो लंबाई है ना, मैं आपको बताता हूँ उसका। एक तो ये ताजमहल जमीन से 30 फीट ऊपर उठ करके बना हुआ है, कुतुब मीनार बिल्कुल जमीन से है। पहला रीजन। दूसरा रीजन, इसको ऐसा इसलिए बनवाया गया क्योंकि शाहजहां नहीं चाहते थे उनका बनाए हुए मॉन्यूमेंट को कोई ऐसे सर ऊपर उठा करके देखे, क्योंकि सर ऊपर उठा करके केवल खुदा या अल्लाह से ही मदद मांगी जाती है। इसीलिए उन्होंने अपने मॉन्यूमेंट को एक सीमित दायरे पर रखा कि अब इसके 100 मीटर दूरी पर भी देखेंगे ना आप, तो बिल्कुल आपको ऐसे ही नॉर्मली देखने को मिलेगा, राइट। पिलर वगैरह आपको आगे दिखाता हूँ, यहाँ से देखेंगे नहीं, आ जाओ। चलिए, समझ में आ रहा है सभी लोगों के? हाँ जी एकदम राइट। कहीं यहाँ से भी देखो आपके आई लेवल पर ही आएगा परफेक्टली। इसको कहीं सर ऊपर उठा करके आपको देखने की जरूरत नहीं है। ये जो पिलर देखते हैं ना, ये जो पिलर खड़ा हुआ है परफेक्टली, देखिए ये जो मीनार देखते हैं ना, 4 मीनार है। अभी हम कॉर्नर पे खड़े हैं इसलिए हमको केवल 1 और 2 मीनार दिखाई दे रहा है। ये जो मीनारे हैं, देखो दादा, ये जो मीनार है वो बिल्कुल सीधी नहीं है। ये जो पिलर देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल सीधा नहीं है, ऐसे बाहर की तरफ हल्का सा झुका हुआ है, ऐसे टेढ़ा है। 2.5 डिग्री। क्यों टेढ़ा है? क्योंकि इन फ्यूचर कभी भी अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आए तो ये जो मीनारे हैं वो महल पर न गिरे, बाहर की तरफ गिरे। इसको ऐसा बनाया है। उस समय का जो आर्किटेक्चर थे उनका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी फ्रॉम टर्की, तुर्किस्तान से थे, जिन्होंने इसका स्ट्रक्चर बनाया है। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल सॉलिड मार्बल नहीं है। सॉलिड मार्बल नहीं, ये पूरा स्ट्रक्चर सॉलिड मार्बल का नहीं है। पहले इसका जो स्ट्रक्चर बनाया है वो लाहौरी ब्रिक से बना है, छोटा वाला ईंट होता है ना, उससे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाया है। उसके बाद मार्बल को डबल लॉक्ड किया है। अच्छा। पहले लॉक्ड किया है, फिर इसके ऊपर लॉक्ड किया है, क्योंकि अगर ये सॉलिड मार्बल होता तो इतना गोल आपको नजर नहीं आता। ये चिपकाने के लिए क्या यूज किया? हाँ, चिपकाने के लिए पहले देखिए चूना यूज होता था, गारा यूज होता था, उड़द की दाल यूज होती थी, शहद यूज होता था। उड़द की दाल? हाँ, उन सब का पेस्ट बना करके इसका यूज करते थे। और ये जो पाथर है ये पूरा लॉकडेड है। इसके अंदर एक की लॉकड और है, लॉकडेड है, ये एक दूसरे से चिपका नहीं है, लॉकडेड है, पूरा लॉक्ड है। यानी कि खांचा होता है ना, उसको बना के उसके अंदर फंसाया हुआ है ताकि ये टिकाऊ निकले नहीं। खाचार मध्य बाना। যেমন পাজল করি আমরা ওরম টাইপের और देखो ऊपर वाला डोम देखते हैं ना, ऊपर वाला जो डोम है वो कितना एकदम परफेक्ट गोल है। अगर ये रियल बिल्कुल मार्बल का होता, सॉलिड मार्बल होता, तो इतना गोल नहीं होता। जैसे साउथ में टेम्पल है ऐसे चपटा है, क्योंकि वो सॉलिड मार्बल है। क्योंकि मार्बल को आप इतना गोल नहीं कर सकते। पहले इसका स्ट्रक्चर बनाया है, मार्बल उसके ऊपर से लॉक किया है। आ रहा समझ में? क्लियर? आ जाओ, आ जाइए। मटन पाওয়া যাবে না না যেটা পাওয়া যাবে সেটা কাটবে বলছি ক্লাস কোথায় ये कुआं है, ये कुआं? हाँ ये कुआं। यहाँ से पानी उठाया जाता था। मैं बताता हूँ इसका क्या रीजन है। समझ गए। आ जाओ, आ जाओ। हाँ दादा, यहाँ से देखिएगा ताजमहल करेक्ट आपको। आओ। তুলবি ভেতরেই যেতে পারিনি এখনো, ভেতরের পরে অনেক কিছু জায়গা আছে, বন্ধ হয়ে যাবে এরপরে। তাড়াতাড়ি শোন। देखिए आराम से, बहुत टाइम है, कोई टेंशन नहीं। देखिए ये पीछे जो कुआं है इसका यूज क्यों होता था और ये क्यों बनाया गया? ताजमहल जैसा कि मैंने आपको बताया 1631 में बनना स्टार्ट हुआ था। 1631 यानी कि 16 के लिए 16 गार्डन और 31 का वो ऊपर चोटी जो लगा हुआ है, राइट। और ताजमहल जो बनकर कंप्लीट हुआ वो हुआ था 1653, 1653 में। 22 साल बाद। हाँ, 22 साल तक। ये जो फाउंटेन देख रहे हैं बीच में टैंक में लगे हुए हैं, फाउंटेन बंद है अभी, देखो वो चल रहे हैं सामने, देख रहे हैं? वो इस कोने से लेकर लास्ट कॉर्नर वहां तक टोटल 53 फाउंटेन है, टोटल 53। अब ये 53 फाउंटेन उस समय चलते कैसे होंगे? क्योंकि उस समय लाइट नहीं होता था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो ये चलते थे वाटर प्रेशर से। और पानी का प्रेशर कैसे आता था? इसके पीछे यमुना नदी है, यमुना नीचे है, ताजमहल ऊपर है, प्रेशर नहीं आ सकता। ये कुआं है पीछे,
इस कुएं का कनेक्शन यमुना नदी से था। हाँ, ये पहले 230 फीट गहरा था, अभी 180 फीट गहरा है। यमुना नदी से इसमें पानी को जब भरते थे तो क्या होता था, वाटर लेवल बिल्कुल बराबर आ जाता था। पाइपलाइन था पूरा, अंदर पाइप था, नालियां बना था उस समय। हाँ, पूरा वाटर लेवल बराबर आ जाता था। जब पानी बराबर वाटर लेवल आ जाएगा तो यहाँ से पानी को छोड़ देते। छोड़ने के बाद ये जो फाउंटेन आप देख रहे हैं, इनके नीचे 2 तांबे की टंकियां लगी हैं। टंकियां पानी भरा जाता है ना उसमें वो, और ऊपर एक हैंडल है। जब टंकियों में पानी भरता था और हैंडल के ऊपर एक्स्ट्रा पानी गिरता था तो हैंडल पानी के दबाव से, पानी के प्रेशर से ऐसे प्रेस होता था, और जब प्रेस होता था तो पानी अपने निकलने की जगह बनाता था। ये 50 के 53 फाउंटेन ऐसे ही काम करते थे और इसी तरीके से ये बंद हो जाते थे। पानी बंद हुआ, कुएं में पानी खत्म हुआ, ये बंद हो गए। लेकिन खास बात ये थी, ये एक साथ काम करते थे और एक साथ ही बंद होते थे। ये टेक्नोलॉजी थी, क्योंकि शाहजहां कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं थे, वो आर्किटेक्चर थे, आर्किटेक्चर थे। और ये जो फाउंटेन है, ये शाहजहां के बनाए हुए मॉन्यूमेंट में ही आपको मिलेंगे। शाहजहां से पहले जितने भी बादशाह हैं ना, उन्होंने भी मॉन्यूमेंट बनवाए हैं, उनके बनाए हुए मॉन्यूमेंट में ये फाउंटेन आपको मिलेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि इनका इन्वेंट ही शाहजहां ने किया, ये पूरे फाउंटेन। और एक और चीज आपको बताऊं, इसका जो नींव रखा है ना, ताजमहल का जो नींव रखा है, वो नींव भी एक लकड़ी पे टिका है। इसका जो नींव है, फाउंडेशन है, वो लकड़ी पे टिका है। इस नींव को बनाने के लिए सबसे पहले 270 फीट 270 फीट अंडर 270 फीट नीचे पहले 80 कुएं खोदे गए। 80 कुएं खोदने के बाद उनमें साल के ऐसे मोटे मोटे लकड़ी के पिलर डाले गए। कौन सी लकड़ी यूज की गई? साल की, जिसे सागवान की लकड़ी बोलते हैं। उस लकड़ी का खास बात यह है, उसे जितना पानी मिलेगा वो उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। इसीलिए इसका मेन रीजन यमुना नदी के किनारे बनाने का ये था कि कभी भी कुओं में पानी खत्म ना हो। अगर कुओं में पानी खत्म होगा तो क्या होगा? लकड़ी सूखेगी। जब सूखेगी तो ये इसमें दरारें आएंगी। 2 बिल्डिंग भी शाहजहां ने बनाई थी। एक देखिए सामने, वो रेड सैंडस्टोन की देख रहे हैं, वो गेस्ट हाउस है। क्या है? गेस्ट हाउस। लेकिन सबसे अच्छी बात और सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको अब मैं बताने जा रहा हूँ कि गेस्ट हाउस बनाया तो था, लेकिन कोई भी गेस्ट, कोई भी मेहमान वहां पर रुका ही नहीं। क्यों नहीं रुका? क्योंकि एक कब्रिस्तान है। जो वर्कर थे, जो लोग इसमें काम करते थे, वो लोग जाकर के आराम करते थे इसमें। एक बिल्डिंग यहाँ पर भी, इस पेड़ के पीछे भी जाएंगे, वो मस्जिद है, मॉस्क, जो 20,000 लेबर थी, उसमें से ज्यादातर मुस्लिम थे, उन लोगों के नमाज पढ़ने के लिए। और आज भी कभी भी फ्राइडे को ताजमहल मत आइएगा। फ्राइडे को ताजमहल क्लोज रहता है भाई। एक सेकंड, फ्राइडे को ताजमहल क्लोज रहता है। क्लोज इसलिए रहता है क्योंकि जो लोकल मुस्लिम लोग हैं वो लोग आकर के यहाँ पर नमाज पढ़ते हैं। आइए। তো বন্ধুরা, এবার আমরা ভেতরে যাচ্ছি, তাজমহলের ভেতরে ঢুকবো। এই যে সবাই সামনে যাচ্ছি আমরা। আমার ফোনটা আমার হাতে। आ जाओ, थोड़ा सा करा दो, थोड़ा सा आगे ले लो गाइड साहब। आ जाओ, इधर आओ। यहीं पे ही रुक जाओ, 2 मिनट है। हाँ, स्टोन के काले स्टोन है, ब्लैक वाले। आओ दादा। नीचे बंद है, अंदर बेसमेंट नहीं है ना, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है, इसीलिए नीचे इसकी 30 मिनट। देखो दादा, इधर देखो दादा, ये जो कुरान की आयत देख रहे हैं, ये वाली, ये सूर्य यासीन लिखी है। क्या है? सूर्य यासीन। यानी कि बाहर सूर्य अल-फजर थी, वो मॉर्निंग पीरियड थी। ये सूर्य यासीन यानी कि हार्ट ऑफ कुरान। और इसका सेव देखिए, ये देखने में आपको बॉटम टू टॉप ऐसा लग रहा होगा सेम साइज का है ना? सेम साइज का नहीं है, ऐसा वी शेप में बना है। थोड़ा साइड जाओ, रास्ता निकलने के लिए छोड़ दो। ऐसे वी शेप में बना है, वी शेप में, ठीक है? यानी कि नीचे का छोटा है, जितना ऊपर होता गया है ये बड़ा होता गया है।
क्योंकि सेम साइज के लेटर को टॉप पर देखेंगे तो इतना क्लियर नजर नहीं आएगा। इसको बोलते हैं कैलीग्राफी वर्क। हाँ जी। और ऐसा कैलीग्राफी करने के लिए शाहजहां ने ईरान से कारीगरों को बुलाया था और उनके आर्किटेक्चर का नाम था ईशा खां अफंदी, जिसको टाइटल दिया गया था अमानत खान का। आपने सुना होगा ताजमहल रात को पूर्णमासी वाली रात को भी खुलता है। उसमें ऐसा क्या दिखाई देता है, ये जो स्टोन देख रहे हैं लाल पीले वाले, बीच में व्हाइट भी लगा हुआ है, ये सारा स्टोन रात में, चांदनी रात में ऐसे डायमंड की तरह चमकता है उस समय, चांदनी रात में। लेकिन यहाँ पर आकर नहीं देख सकते आप। जो गेट है ना जहाँ से एंट्री किया था आपने, वहां से खड़े होकर के केवल आधे घंटे तक दिखाया जाता है। उस समय का टिकट बहुत कॉस्टली होता है, 540 रुपया एक आदमी का। लेकिन एक दिन पहले उसको ऑफलाइन टिकट बुक करना पड़ता है, तभी केवल 200 लोग ही अलाउड होते हैं। 50-50 करके 4 बैचेस होते हैं, राइट। अभी अंदर जा रहे हैं। अंदर शाहजहां और मुमताज दोनों का मकबरा है। अंदर फोटोग्राफी वीडियो कुछ भी अलाउड नहीं है, तो अंदर फोटोग्राफी और वीडियो कैमरा चालू मत कीजिएगा। अगर उन्हें पकड़ लिया तो फाइन लग जाएगा, ठीक है। आइए अंदर जाने के लिए। ফ্রেন্ডস, তোমরা তো শুনতেই পেলে গাইডের কথা যে তাজমহলের ভেতরে ক্যামেরা অ্যালাউ নয়, তাই তাজমহলের ভেতরে কোনো ক্লিপ দেখাতে পারলাম না। এখন আমরা তাজমহলের ব্যাক সাইডে এসেছি। এদিকে রয়েছে যমুনা নদী। তোমরা জানতে পারবে যমুনা নদী ও তাজমহলে আরও অনেক কিছু অজানা তথ্য। তার জন্য তোমরা ব্লগটা কন্টিনিউ করো, দেখতে থাকো। যমুনা নদী বাবা, জল তো কালো হয়ে আছে। কালো জল না। देखिए ये पीछे जो देख रहे हैं आप, ये यमुना नदी है। बोलो भाई बोलो। ये पीछे जो आप देख रहे हैं ना, ये यमुना नदी है। और पीछे जो रेड कलर का फाउंडेशन देख रहे हैं ना, रेड बाउंड्रीज जो बनी है लाल पत्थर से, उसको मेहताब बाग बोलते हैं। मेहताब बाग यानी कि जितना भी हॉलीवुड बॉलीवुड का जो भी शूटिंग होता है वो कभी यहाँ ताजमहल में अंदर नहीं होता है। सारा शूटिंग वहीं से होता है, क्योंकि वहां से भी ताजमहल वैसा ही दिखाई देता है जैसा आप फ्रंट से फोटो ले रहे हैं। क्योंकि जो ताजमहल है ये चारों दिशाओं से एक सा है, सिमेट्रिकल बिल्डिंग है, इसलिए इसको वंडर ऑफ द वर्ल्ड अजूबों में 7 अजूबों में भी पहले नंबर पर है। 1983 में ये हेरिटेज ऑफ इंडिया में आया था, हेरिटेज बिल्डिंग में आया था। और 2002 में इसको यूनेस्को ने फर्स्ट नंबर पर अजूबे में रखा था। वो रेड सैंडस्टोन का जो बना हुआ है उसको ब्लैक ताजमहल फाउंडेशन बोलते हैं। ब्लैक ताजमहल फाउंडेशन यानी कि शाहजहां 1658 में एक और ताजमहल बनवाने वाले थे जिसका नाम था काला ताजमहल, लेकिन उनके बेटे औरंगजेब ने बनने नहीं दिया। औरंगजेब ने अपने तीनों भाइयों को मारकर शाहजहां को, अपने रियल फादर को यहीं से अरेस्ट किया। और यहाँ से अरेस्ट करके सामने आगरा फोर्ट है, अभी फॉग हो रहा है इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है। वो फोर्ट है आगरा में, वहाँ पर एक जगह थी मुजल्लन बुर्ज, और वहाँ एक छोटी सी खिड़की थी। तब भी शाहजहां उस खिड़की में से देखते थे, उन्हें केवल ताजमहल नजर आता था। हाँ, छोटा सा। हाँ। 1666 में शाहजहां की डेथ अरेस्टिंग टाइम में बीमार होने की वजह से हो गई। उसके बाद उनकी सबसे बड़ी बेटी जहांआरा ने उनकी कब्र को बिल्कुल मुमताज के बराबर से लगा दिया। इसीलिए यहाँ पर 2 कब्र है, एक मुमताज का जो शाहजहां ने लगाया था 1631 में, एक शाहजहां का जो उनकी सबसे बड़ी बेटी जहांआरा ने लगाया था 1666 में। दोनों कब्र जो है वो डुप्लीकेट है। ओरिजिनल कब्र उसके ठीक 30 फीट नीचे बनी हुई है। डुप्लीकेट कब्र बनाने का रीजन ये था, पहला रीजन उनकी कब्र को इंडिकेट करना, दूसरा रीजन कोई भी उनकी कब्र के ऊपर से होकर के ना जाए, इसीलिए इसको बनाया था। इसलिए हमने अभी कब्र को देखने गए ना, उसके चारों तरफ से घूम करके आ गए, इसके ऊपर नहीं गए। इसीलिए इसको जहांआरा ने बनाया था। ऊपर का जो रेप्लिका है वो उनकी सबसे बड़ी बेटी जहांआरा ने ही बनाया था। मुमताज का जो कब्र था वो छोटा था, शाहजहां का बड़ा था। ऐसा क्यों? इसका रीजन है, छोटा कब्र मुमताज का इसलिए था क्योंकि उनका जो डेथ हुआ था वो कम एज में हुआ था, यानी कि 37 इयर्स ओल्ड की थी तब उनका डेथ हो गया था। शाहजहां की कब्र को बड़ा इसलिए बनाया है क्योंकि शाहजहां का जो डेथ हुआ था वो ओल्ड एज में हुआ था, 74 में उनका डेथ हुआ था, इसीलिए कब्र में डिस्टेंस है, छोटा बड़ा था। समझ में आ गया? ओके, चले चलो।
গাইস, দিল্লি ট্যুর ব্লগে এই থার্ড পার্টে তোমরা তাজমহলের অনেক কিছু অজানা তথ্য জানতে পারলে। তোমরা যারা এতক্ষণ ব্লগটা দেখছিলে, আমাদের এই ব্লগটা যদি ভালো লাগে প্লিজ লাইক করো, অনেক অনেক শেয়ার করো, যাতে সবাই এই অজানা তথ্যগুলো জানতে পারে। এবং যারা নতুন দেখছো আমাদের এই ভিডিওটা, যারা সাবস্ক্রাইব করছো না কিন্তু ভিডিওটা দেখছো, তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দাও। আর ফ্রেন্ডস, সাবস্ক্রাইব করতে তো পয়সা লাগে না, সম্পূর্ণ ফ্রি। তাহলে যাও, আর দেরি না করে আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো। আর আমাদের এই ব্লগটা এতটুকুই। নেক্সট ব্লগ খুব তাড়াতাড়ি চলে আসবে, নেক্সট ব্লগের জন্য অপেক্ষা করো। তো বন্ধুরা, ভালো থেকো সবাই। আজকে ব্লগটা এতটুকুই শেষ করছি, আমাদের এই ব্লগটা আজকে। তো টাটা, বাই।